आज की वीडियो में मैं आपके समक्ष लेकर आई हूँ अगाथा क्रिस्टी सीरीज़ की एक और नॉवल लॉर्ड एजवेयर डाइज। बेहतरीन नॉवल है। आखिरी पेज तक हम गेस नहीं कर पाते हैं कि असली कातिल कौन है। तो शुरू करते हैं इस बेहतरीन नॉवल का हिंदी एक्सप्लेनेशन मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। कहानी की शुरुआत होती है जब हम देखते हैं एक बहुत अच्छी सी पार्टी है जिसमें नामी गिरामी लोग आए हैं। उसमें एक बहुत मशहूर अदाकारा आई हुई हैं जिनका नाम है जेन विंकलसन। जेन विंकलसन जो हैं वो शादीशुदा हैं। उनकी शादी हुई है लॉर्ड एजवेयर नाम के एक आदमी से, वही लॉर्ड एजवेयर जो आगे जाके मरने वाले हैं। पॉयरो भी आया है, हरक्यूल पॉयरट जो हम लोग का डिटेक्टिव है, और उनके साथ आए हैं कैप्टन हेस्टिंग्स जो एक तरह से उनका साथ देंगे हर जगह। हरक्यूल पॉयरो और हेस्टिंग्स जब आते हैं उस पार्टी में तो देखते हैं वहाँ पे कार्लोटा एडम्स नाम की एक मिमिक्री आर्टिस्ट है जो बेहतरीन रूप से सारे हीरो हीरोइंस की मिमिक्री कर रही है। वो जेन विंकलसन की भी मिमिक्री करती है। हालांकि जेन के बाल भूरे हैं और कार्लोटा के काले हैं, लेकिन वो उनकी हूबहू नकल करती है। कोई देख के ये नहीं कह सकता था कि जेन और कार्लोटा अलग अलग हैं। बहुत एंजॉय करते हैं पॉयरो और हेस्टिंग्स ये सब उसकी परफॉर्मेंस। और उसके बाद जेन पॉयरो से मिलना चाहती है, बहुत कहती है कि वो बहुत इम्पॉर्टेंट बात कोई डिस्कस करना चाहती है उनसे। उस समय जो जेन है ये एक बहुत बड़े वहाँ के हीरो है, मार्टिन नाम है उनका, उनके साथ डांस कर रही है। मार्टिन को वो ज़रा किनारे होने को कहती है और पायरो से अकेले में बात करती है। बड़ी ही अजीब तरह की बात करती है पायरो से। वो कहती है कि वो चाहती है कि उसे अपने पति लॉर्ड एजवेयर से छुटकारा मिल जाए किसी भी तरह। मीन्स वो डिवोर्स देने की बात नहीं कर रही है, वो कह रही है कि किसी भी तरह छुटकारा मिल जाए लॉर्ड एजवेयर से उसको। ये सुन के पायरो बहुत चौंका हो जाते हैं, कहते हैं कि मैं इस तरह के काम नहीं करता, मैं कोई किलर नहीं हूँ, आप चाहती क्या है मुझसे। तो जेन कहती है कितना अच्छा होता अगर मेरा पति मर जाता, मुझे हमेशा के लिए उसे छुटकारा मिल जाता। तो पायरो कहते हैं आप क्यों चाहती हैं कि वो मर जाए। कहती इसलिए क्योंकि मैं दूसरी शादी करना चाहती हूँ। तो इन्हें लगता है कि जो हीरो मार्टिन जिसके संग ये डांस कर रही थी शायद उसी से शादी करना चाहती हूँ, कहीं उसी नौजवान के संग जिसके संग अभी आप डांस कर रही थी। कहती नहीं नहीं, मैं तो ड्यूक ऑफ मर्टन। ड्यूक ऑफ मर्टन बहुत ही अमीर आदमी है, हालांकि उम्र में वो थोड़े बड़े हैं जेन से, लेकिन बहुत रुतबा है, पैसा है। मार्टिन के पास पैसा है लेकिन वो रुतबा नहीं है जो ड्यूक ऑफ मर्टन के पास में है। वो कहती हैं वो ड्यूक से शादी करना चाहती हैं। तब पायरो ये सोचते हैं ड्यूक के बारे में कि हर जगह उनकी खबर छपती है कि वो अपनी जैसे ममाज बॉय हैं, वो वही कुछ करते हैं जो उनकी मम्मी कहती हैं। इन्हें लगता है कि इस तरह के आदमी से भला जेन जैसी खूबसूरत औरत क्यों शादी करना चाहेगी। फिर जेन पॉयरो से बहुत मिन्नतें करने लगती है। वो कहती है कि प्लीज़ मेरे हस्बैंड से बात करो कि वो मुझे आज़ादी दे दे। तो इन्हें बहुत अजीब लगता है पायरो को कि वो क्यों जाएंगे मिलने के लिए लॉर्ड एजवेयर से, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से पायरो तैयार हो जाते हैं ये काम करने को, क्योंकि उन्हें लगता है कि ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। उन्हें जेन विंकलसन एक बड़ी जिद्दी टाइप की लड़की लगती है जो खुद पसंद है, सिर्फ अपने बारे में सोचती है और बच्चों जैसा स्वभाव है उसका। वो अच्छे बुरे के बारे में ज़्यादा सोचती नहीं, उसे जो चाहिए बस वो अभी चाहिए। खैर, ये जो पॉयरो हैं और हेस्टिंग्स ये प्रोग्राम बनाते हैं कि इन्हें लॉर्ड एजवेयर से मिलने जाना है और उनसे टाइम भी ले लेते हैं मिलने के लिए। लेकिन उसी शाम एक आदमी उनके घर पे उनसे मिलने आता है। वो होता है वही हीरो मार्टिन जो जेन के संग एक दिन पहले पार्टी में डांस कर रहा था। मार्टिन कहता है कि मुझे जेन के इरादे अच्छे नहीं लगते, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि वो अपने पति का खून कर देगी अगर वो उसे तलाक नहीं देगा, क्योंकि उसे किसी भी कीमत पे ड्यूक ऑफ मर्टन से शादी करनी ही करनी है। तो कहते हैं ये पॉयरो कि ये तुम किस तरह की बात कर रहे हो। तो कहता है मैं आपको आगाह कर रहा हूँ, अगर लॉर्ड एजवेयर ने उसे तलाक नहीं दिया तो वो उनका खून कर देगी, क्योंकि वो कुछ भी अच्छा बुरा नहीं सोचती, उसे जो चाहिए होता है बस वही चाहिए होता है। खैर पायरो जाते हैं मिलने के लिए ड्यूक लॉर्ड एजवेयर से, और उसके बाद वो वहाँ पे जब उनसे मिलते हैं तो लॉर्ड एजवेयर उन्हें बड़े ही अजीब तरह के खड़ूस टाइप के आदमी लगते हैं। लेकिन लॉर्ड एजवेयर जो बात करते हैं वो सुनकर पायरो और हेस्टिंग्स दोनों चौंक जाते हैं। लॉर्ड एजवेयर कहते हैं कि 6 महीने पहले एक चिट्ठी में लिख के उन्होंने अपनी पत्नी को अनुमति दे दी थी कि वो उन्हें तलाक दे देंगे।
तो पायरो कहते हैं कि क्या ऐसा, लेकिन जेन ने मुझे तो इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। लॉर्ड कहते हैं कि मुझे इस सब बारे में नहीं पता, वो तो पेरिस जा रहे हैं, एक बहुत बड़ा ऑक्शन होने वाला है, वहाँ पर उनके पास टाइम नहीं है सब फालतू बातों के लिए। लेकिन हाँ, 6 महीने पहले उन्होंने अपनी पत्नी को तलाक देने का मन बना लिया था। वो कहते हैं मैं जानता हूँ वो उस हीरो मार्टिन से शादी करना चाहती है। ये बोलकर वो कहते हैं, एक्सक्यूज़ करते हैं अपने आप को पायरो और हेस्टिंग से, और उनसे अलविदा लेते हैं। जब पायरो बाहर आ जाते हैं तो वो पलट के वापस लॉर्ड की तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि लॉर्ड का चेहरा बिल्कुल बदल चुका है। वो बहुत क्रूअल लग रहे हैं अपने चेहरे से और घूर कर एक तरफ देख रहे हैं। लॉर्ड एजवेयर के घर में उनका एक कुक रहता है जो काफ़ी हैंडसम है, और उनकी एक मेड भी है। साथ ही उनकी पहली पत्नी की जो बेटी है गैरल्डीन, वो भी रहती है। लॉर्ड एजवेयर की पहले भी शादी हुई थी और उनकी पहली पत्नी उनके स्वभाव से इतनी ज़्यादा परेशान हो गई कि उनको छोड़ के चली गई। लेकिन लॉर्ड एजवेयर ने कभी भी उन्हें तलाक नहीं दी। हाँ, अपनी बेटी का पालन पोषण गैरल्डीन का उन्होंने ज़रूर किया, जो उन्हीं के घर में अभी भी रहती है। पॉयरेट बहुत खुश हैं कि लॉर्ड एजवेयर ने तो अनुमति दे दी है डिवोर्स की, तो वो भाग कर जाते हैं तुरंत जेन विंकलसन के पास उन्हें बताने के लिए कि उनके लिए एक गुड न्यूज़ है। जेन विंकलसन अपनी नई नई ड्रेसेस ट्राई कर रही थी, बहुत खुश थी, और जब बताते हैं उनको पॉयरो कि मैं आपके लिए खुशखबरी लेके आया हूँ, लॉर्ड ने कहा है कि 6 महीने पहले ही इन्होंने चिट्ठी लिख के आपको अनुमति दे दी थी। तो अचानक से जेन बिल्कुल चौंक जाती हैं और कुर्सी पे बैठ जाती हैं। कहती हैं 6 महीने पहले कोई चिट्ठी लिख दी थी, लेकिन मुझे तो कोई चिट्ठी कभी नहीं मिली। अब पॉयरो चौंक जाते हैं, कहते हैं लेकिन लॉर्ड एजवेयर ने बताया है कि 6 महीने पहले इन्होंने अनुमति दी है। जेन कहती है नहीं, मुझे कोई भी ऐसी चिट्ठी नहीं मिली और ना मुझे मालूम था कि उन्होंने मुझे अनुमति दी है। तो पायरो कहते हैं कि चलिए अब तो आप खुश हो जाइए, उन्होंने आपको अनुमति दे दी है, आप आराम से आप ड्यूक ऑफ मर्टन से शादी कर सकती हैं। लेकिन पॉयरो को ये बात बड़ी अजीब लग रही थी कि चिट्ठी अगर लॉर्ड ने लिखी तो वो चिट्ठी आखिर गई कहाँ, अगर वो जेन को नहीं मिली। या तो वो पोस्ट में ही गड़बड़ हो गई, या तो फिर जेन झूठ बोल रही है कि उसे चिट्ठी नहीं मिली, या फिर लॉर्ड एजवेयर झूठ बोल रहे हैं जो कि पहली पत्नी को भी उन्होंने तलाक नहीं दी थी, या फिर कोई तीसरा ऐसा आदमी है जो चाहता है कि इनकी शादी ना टूटे, इसीलिए उसने बीच में उस चिट्ठी को गायब कर दिया। पायरो और हेस्टिंग्स वापस लौट आते हैं और अगली सुबह जब वो दोनों चाय पी रहे थे तो अखबार में जो खबर छपी थी वो अच्छी नहीं थी। लॉर्ड एजवेयर की निर्मम हत्या कर दी गई थी। उन्हीं के घर में उनकी लाइब्रेरी में पीछे गर्दन पे एक तेज तीखी धार वाला चाकू किसी ने घोंपकर उन्हें मार डाला था। जब वो खबर पढ़ ही रहे थे तभी वहाँ पर इंस्पेक्टर जेप आते हैं और कहते हैं पायरो से कि आपने क्या ये खबर पढ़ी लॉर्ड एजवेयर के बारे में। और तभी वहाँ पे वो हीरो मार्टिन भी चला आता है। वो ज़ोर ज़ोर से गुस्सा कर रहा है पायरो पे, कह रहा है मैंने आपको आगाह किया था कि जेन उन्हें मार डालेगी, लेकिन आप लोग ने मेरी बात को गंभीरता से नहीं लिया। पायरो कहते हैं कि अरे अरे तुम लोग 2 मिनट सांस तो लो, क्या तुमने पिछले पन्ने पर ये खबर नहीं पढ़ी जो निकली है। तो इंस्पेक्टर जेब कहते हैं कैसी खबर। तब पायरो उन्हें वो खबर पढ़ के सुनाते हैं कि जिस जगह पर घर था लॉर्ड एजवेयर का, वहाँ से काफ़ी दूर चिक्सविक नाम की एक जगह थी, वहाँ पर एक बहुत बड़ी पार्टी थी जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के नामी गिरामी लोग आए थे और वहाँ पर जेन विंकलसन भी मौजूद थी। ये पेपर में बात छपी है कि खूबसूरत जेन विंकलसन भी उस पार्टी में थी। उस पार्टी में 13 लोग आए थे। दरअसल जो ये नॉवेल है लॉर्ड एजवेयर डाइज, इसके पहले जो इसका नाम सजेस्ट किया गया था या नाम रखा गया था वो था 13 ऑन अ टेबल। ये एक वहाँ की किंवदंती है अमेरिका की कि अगर 13 लोग एक टेबल पे बैठे हों और सबसे पहले जो आदमी उठेगा उसकी मौत हो जाती है। ये एक सुपरस्टिशियस बात है, लेकिन इसी बात पर टाइटल था किताब का 13 ऑन अ टेबल, और ये बात जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगी इस कहानी में। खैर होता है कि 13 लोग आए थे उस पार्टी में और उसमें जेन विंकलसन भी आई थी। अब इंस्पेक्टर जेब जो थे वो चौंक जाते हैं, कहते हैं अगर जेन उस पार्टी में थी तो फिर उसने लॉर्ड एजवेयर का कत्ल कैसे किया। तो पायरो पूछते हैं कि आपको किसने बताया कि जेन ने उनका कत्ल किया। तो कहते हैं कि उनके यहाँ जो मेड काम करती है और जो बटलर है वहाँ का, उन दोनों ने बताया कि कल रात लगभग 11 बजे जेन विंकलसन उनके घर पे आई थी, लॉर्ड एजवेयर के घर पे आई थी। उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, तब मेड ने दरवाज़ा खोला, वो लाइब्रेरी में चली गई। मेड किसी काम से शायद बाहर चली गई थी। जब वो लौटी
तब उन्होंने देखा कि वो तेज़ी से जेन सीढ़ियाँ उतर के बाहर जा रही हैं टैक्सी में बैठ के, और अंदर आने पे उन्होंने लॉर्ड एजवेयर को मृत पाया। ये बात सुन के बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं पायरट भी, साथ ही इंस्पेक्टर जेब भी। इंस्पेक्टर जेब कहते हैं कि वो तो पायरो से इसीलिए मिलने आए थे क्योंकि एक दिन पहले ही लॉर्ड एजवेयर से पायरो और हेस्टिंग्स मिलने गए थे। वो जानना चाहते हैं कि वो दोनों वहां आखिर क्यों गए थे। पायरो उन्हें बताते हैं वो रीज़न जानने का। वो बताते हैं कि क्योंकि जेन विंकलसन चाहती थी कि लॉर्ड एजवेयर उन्हें डिवोर्स दे दें, यही बात करने वो वहां पर गए थे। और लॉर्ड ने तो बताया कि 6 महीने पहले ही वो परमिशन दे चुके हैं, तो फिर जेन उन्हें क्यों मारेगी? उसके पास तो कोई रीज़न ही नहीं था कत्ल करने का, और फिर वो तो ड्यूक ऑफ मर्टन से शादी करना चाहती है। ये सारी बातें अब कन्फ्यूजन अराइज कर रही थी कि अगर जेन एक पार्टी में थी तो वहां पर जेन की जगह कौन आया था जिसने लॉर्ड एजवेयर को मार दिया। अचानक से पायरो का ध्यान एक तरफ जाता है, उस लड़की के ऊपर, कार्लोटा एडम्स, जो उस दिन पार्टी में बेहद अच्छे तरीके से मिमिक्री कर रही थी जेन विंकलसन की, हूबहू उनकी कॉपी कर रही थी। पायरो कहते हैं कि जल्दी से हमें कार्लोटा को फ़ोन करना चाहिए। जब तक इंस्पेक्टर जेब वहाँ से जा चुके थे, पायरो जब वहाँ पे कॉल करते हैं कार्लोटा को तो उसके घर में घंटी बज रही थी और कोई भी फ़ोन पिक नहीं कर रहा था। पायरो घबरा जाते हैं, कहते हैं हमने शायद देर कर दी। पायरो और हेस्टिंग्स भागते हुए कार्लोटा एडम्स के घर पहुंचते हैं, जहां पर उनकी जो मेड होती है वो बैठे रो रही थी। वो बताती है कि रात में मैडम तकरीबन 12 बजे एक पार्टी से लौटी थी और वो बहुत थका हुआ महसूस कर रही थी। वो सीधे कमरे में सोने चली गईं और आज सुबह जब वो उठी नहीं देर तक, तब वो उनके रूम में गईं, लेकिन मैम बहुत अजीब तरीके से लेटी थी। जब कार्लोटा को उठाने की कोशिश की उसकी मेड ने, तब मालूम पड़ा कि उसका बदन तो बर्फ़ की तरह ठंडा है और वो मर चुकी है। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने बताया कि स्लीपिंग पिल्स ज़्यादा ले लेने के कारण कार्लोटा की मौत हुई थी। पायरो पूछते हैं उस मेड से कि क्या कार्लोटा रोज़ स्लीपिंग पिल लेती थी। बताती है मेड की नहीं, कभी कभी वो सर दर्द की दवाई तो लेती थी, लेकिन स्लीपिंग पिल लेने की वो आदी नहीं थी। तभी वहाँ पर वो डॉक्टर आ जाते हैं जिन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया था कार्लोटा की मौत का। वो एक छोटा सा पर्स लेकर आए होते हैं अपने संग, जिसमें से वो बहुत सुंदर सी एक डिब्बी निकालते हैं, जैसी डिब्बी ज्वेलर्स के यहाँ मिलती है। और वो उस डिब्बी को खोलते हैं, उसके अंदर लिखा था फ्रॉम सी टू डी, और वो उसके अंदर जो स्लीपिंग पिल की तरह ड्रग्स थे वो सप्लाई किए गए थे। साथ ही उसमें तारीख पड़ी थी नवंबर की और अभी जून चल रहा था। डॉक्टर कहते हैं कि लगता है कार्लोटा जो है वो लगभग 6 महीने से ये ड्रग्स ले रही थी और इसी ड्रग की ओवरडोज के कारण इसकी मौत हो गई। पॉयरो ने कार्लोटा को उस दिन पार्टी में बहुत ध्यान से देखा था। उसकी आंखों में जो चमक थी और जितनी खुश मिजाज वो लड़की थी जो इंटेलेक्चुअल बातें करती थी, उसको देख के कोई नहीं कह सकता था कि वो एक ड्रगिस्ट है, वो ड्रग लेती होगी। पायरो कहते हैं इंस्पेक्टर से, जब इंस्पेक्टर जेब भी वहाँ आ जाते हैं, कि हम लोग को बहुत अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए क्योंकि ये केस जो है बहुत ही उलझा हुआ है। केस में आगे ये निष्कर्ष निकाला जाता है कि कार्लोटा एडम्स ने उस दिन वेश धरा था जेन विंकलसन का और वो लॉर्ड एजवेयर के घर में रात के 11 बजे गई थी। अंधेरा था, इसीलिए कोई ठीक से पहचान नहीं पाया कि वो जेन नहीं है। उसने खून किया और जब वो लौट के आई तब उसे बहुत गिल्ट हुआ कि उसने एक आदमी की हत्या कर दी है। उसने ओवरडोज ले ली उस ड्रग की और मर गई। पॉयरो घर पे जाते हैं और तरह तरह से इन्वेस्टिगेट करते हैं उस बटलर को और उसकी मेड को। वो बार बार पूछते हैं कि क्या तुमने ठीक से जेन विंकलसन जो आई थी उनका चेहरा देखा था? हो सकता है वो कोई और हो, लेकिन मेड कहती है कि मैं कई साल उनके संग रह चुकी हूँ, मैं धोखा नहीं खा सकती उनको पहचानने में, वो जेन विंकलसन ही थी। इधर कार्लोटा मर चुकी है। अब केस एकदम डेड एंड पे आ जाता है कि आखिर आगे क्या किया जाए। तभी पायरो कहते हैं इंस्पेक्टर जेब से कि उस दिन जितनी भी टैक्सी इस घर के पास आके रुकी और गईं, उनको सबका ब्यौरा चाहिए, उसका पूरा डिटेल्स चाहिए कि कौन इस घर में आया था, गया था। उस टैक्सी ड्राइवर को बुलाया जाए और सब पूछा जाए उससे कि कौन कौन यहाँ पर आया गया। और साथ ही गेरेल्डीन की भी ली जाती है, उससे भी गवाही ली जाती है कि वो कहाँ पे थी उस रात में। गेरेल्डीन बताती है कि वो तो
वहाँ पर एक ओपेरा देखने गई हुई थी पास में ही, और उसके साथ ही में ये जो लॉर्ड एजवेयर हैं इनका भतीजा एक था, वो भतीजा भी उनके साथ गया था। अब ये जो भतीजा है इसका नाम रोनाल्ड मार्श है। अब ये जो रोनाल्ड है इसे अपने चाचा की मौत से काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि उसके बाद सारी प्रॉपर्टी जो है वो रोनाल्ड को ही मिलने वाली है। अब ये बात एक नया टर्निंग पॉइंट सामने आता है। रोनाल्ड जो है वो बहुत ही बिंदास टाइप का आदमी है। वो कहता है पायरो से कि हाँ हाँ, मैंने ही तो अपने चाचा का खून किया, लेकिन पता है मेरे पास एक बहुत अच्छी एलिबाई है, क्योंकि उस दिन गैरेडीन के साथ ओपेरा में मैं भी बैठा था और तमाम लोगों ने मुझे देखा था वहाँ बैठे हुए। आप बताइए आप कैसे प्रूफ करेंगे कि मैंने अपने चाचा की हत्या की थी रात में आके। पायरो उसकी इस तरह की जो बात करने का अंदाज था, इसे बड़े आश्चर्यचकित होते हैं कि ये किस तरह से हम लोग को जैसे एक साबित कर रहा हो कि तुम लोग बिल्कुल बेवकूफ़ हो। लेकिन रोनाल्ड का एक बहुत बड़ा झूठ था जो पकड़ा जाता है। दरअसल गैरेल्डीन और रोनाल्ड गए तो थे उस दिन ओपेरा देखने के लिए, लेकिन रोनाल्ड जो कि बहुत ज़्यादा पैसे की तंगी में जी रहा था और चाचा से बार बार पैसे मांगता था, तब भी चाचा उसके पैसे नहीं देते थे। उसे पैसे की ज़रूरत थी, तब गैरेल्डीन ने उसे मदद करने का वादा किया। उसने कहा कि उसके पास कुछ बहुमूल्य मोतियां हैं जो उसके पिता ने उसे दी थी, वो बेचकर रोनाल्ड अपने पैसे की तंगी दूर कर सकता है। इसीलिए उस दिन ओपेरा को बीच में ही छोड़ के ये दोनों आए थे। लगभग 11 बजे के आसपास ही घर आए होंगे, 11:15 तक आए थे ओपेरा से, और उसके बाद ये अंदर गई थी। जब गैरेल्डीन अंदर गई थी मोतियों का हार लेने के लिए, तब रोनाल्ड बाहर टैक्सी में ही उसका इंतज़ार कर रहा था। लेकिन तभी उसे ऐसा लगता है कि कोई आदमी घर के अंदर घुसा। उसे देखने में ऐसा लगता है कि वो जो मार्टिन हीरो है वो घर के अंदर घुसा है। इसे अचानक अजीब लगता है कि इतनी रात में भला मार्टिन इस घर में क्यों आया है। उसका पीछा करते हुए वह घर के अंदर तो घुस जाता है, लेकिन घर में उसे कोई भी नहीं दिखता। लाइब्रेरी का दरवाज़ा उस समय बंद था। तब तक में ऊपर से गैरेल्डीन वो मोतियां लेके नीचे आ जाती है और दोनों बाहर निकल जाते हैं। अब जो ये प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है रोनाल्ड मार्श की, जब ऊपर गैरेल्डीन मोती लेने गई थी तब ये घर में घुसा और इसने खून किया अपने चाचा का, क्योंकि वो बहुत गुस्से में था। वो उसे पैसा नहीं देते थे और उनके मरने के बाद सारा पैसा उसे ही मिलना था, और चुपचाप वहाँ से निकल गया। रोनाल्ड बहुत तरीके से सफाई देता है कि नहीं, उसने ऐसा खून नहीं किया है। हालांकि उसने पहले झूठ बोला था पायरो से, लेकिन वो बार बार यही बात कहता है कि उसने कोई भी कत्ल नहीं किया था। इधर एक चिट्ठी का भी जिक्र आता है। ये जो कार्लोटा एडम्स थी, इसकी एक सहेली थी मिस ड्राइवर, जो कि हैट्स का यानी टोपियों का काम करती थी। वो कार्लोटा के बारे में बताती है कि वो हीरो जो मार्टिन है उसे बहुत पसंद करती थी और दोनों का अफेयर चल रहा था। वो बताती है कार्लोटा की एक बहन है पेरिस में, उसने उसे चिट्ठी लिखी थी, लेकिन वो पोस्ट करना भूल गई थी। फिर उसकी जो काम वाली थी वो उसने उस चिट्ठी को पोस्ट किया था। वो चिट्ठी उसी दिन पोस्ट हुई थी जिस दिन कार्लोटा की डेथ हुई थी। काम वाली बताती है कि मैम चिट्ठी लिखकर भूल गई थी और उन्होंने कहा था कि तुम जाके इस चिट्ठी को पोस्ट कराना। सुबह जब वो देर तक सो रही थी तब उन्हें सोता हुआ अकेला छोड़कर, घर खुला छोड़ के ये काम वाली गई थी वो चिट्ठी पोस्ट करने। पायरो को जब ये बात मालूम पड़ती तो उसे लगता है कि हो सकता है घर में कोई घुस आया हो और उसने कत्ल कर दिया हो कार्लोटा का, किसी तरह उसे ड्रग दे दिया हो और जब वो मर गई हो तब वो सफाई से बाहर निकल गया हो। खैर पायरो अपना दिमाग लगाते हैं और उसकी बहन को एक तार लिख के वह चिट्ठी वापस मंगाई जाती है। कार्लोटा की बहन पोस्ट से वह चिट्ठी पायरो को भेजती है। पुलिस को भी देने से पहले वह चिट्ठी पायरो को देखना ठीक समझती है, क्योंकि पायरो ने उसे पहले ही एक चिट्ठी लिखकर, एक तार लिखकर ये चीज़ उससे रिक्वेस्ट की थी कि शायद कार्लोटा के मौत के जो केस चल रहा है, उनका मर्डर का केस चल रहा है, उसमें उन्हें कुछ हेल्प हो जाए। लेकिन चिट्ठी में ऐसा कुछ भी खास नहीं था जिससे कुछ उन्हें सुराग मिले। वो 3 पन्ने की चिट्ठी थी। कई बार पायरो और हेस्टिंग उस चिट्ठी को पढ़ते हैं। उसमें जेन विंकलसन के बारे में भी काफ़ी कुछ लिखा था और शायद मार्टिन के बारे में बहुत कुछ लिखा था। साथ ही उसका भतीजा रोनाल्ड मार्श के बारे में भी जिक्र था।
लेकिन कुछ भी खास ऐसा सस्पिशियस नहीं मिलता। लेकिन पायरो को ना जाने क्यों उसे ये बेसिक इंस्टिंक्ट हो रही थी कि इस चिट्ठी में कुछ गड़बड़ है और इस चिट्ठी से इन्हें बहुत बड़ा सुराग मिल सकता है। तभी पायरो जिस पे ध्यान देते हैं कि वो चिट्ठी 3 पन्ने की थी। दरअसल पहले वो 4 पन्ने की चिट्ठी थी और उसका बीच का एक पन्ना फाड़ के निकाल दिया गया है, क्योंकि जो बीच का पन्ना था वो बिल्कुल किनारे से फटा हुआ था, जैसे जल्दीबाजी में उस पन्ने को फाड़ा गया हो। ये बात पढ़ के वो बहुत खुश होते हैं, कहते हैं हेस्टिंग से कि देखो, जिस रात वो मरी है कार्लोटा, तो ज़रूर खूनी उसके कमरे तक आया और उसे यह चिट्ठी मिल गई। शायद उस चिट्ठी में कोई ऐसी बात लिखी थी जिससे वह खूनी पकड़ा जाता। इसीलिए उसने बहुत बेतरतीब तरीके से उस चिट्ठी को फाड़ दिया और वो फटा हुआ पन्ना अपने साथ लेके चला गया। लेकिन उसने उस आदमी का नाम उस चिट्ठी में अंकित रहने दिया, जैसे कि रोनाल्ड मार्श का या मार्टिन का, जिससे वो लोग फंस जाएं इस कत्ल के केस में। हालांकि इस बात में हेस्टिंग्स को और इंस्पेक्टर जेब को ज़्यादा कुछ भी खास नहीं लगता कि कोई ऐसा क्यों करेगा और चिट्ठी का पन्ना फाड़ने से ऐसा क्या हो गया होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा एक सुराग था जो पायरो के हाथ में लगा था। अब पायरो इंस्पेक्टर जेब से एक और रिक्वेस्ट करते हैं। वो छोटी सी ऑर्नामेंटल डिब्बी जो उसके कार्लोटा एडम्स के पर्स से उस दिन निकली थी, जिसमें लिखा था फ्रॉम सी टू डी, तो वे पूछते हैं कि अगर ये आप पता लगा पाएँ कि ये डिब्बी कहाँ पर डिलीवर हुई थी और ये किस ज्वेलर ने बनाई थी या कौन इसे लेने आया था। ये तो लिखा है कि नवंबर में इसे दिया गया था, लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि कार्लोटा के पास ये डिब्बी नवंबर से नहीं थी, कुछ दिन पहले ही आई थी, क्योंकि उसकी मेड ने कहा था कि उसने पहले कभी भी वो डिब्बी नहीं देखी। जब मेड अगर दिन रात काम करती है तो कैसे इतनी सुंदर सी डिब्बी अपनी मालकिन की उसकी एक नज़र भी नहीं पड़ेगी। इंस्पेक्टर जेब अब थोड़ा सा ऊब गए होते हैं। उन्हें लगता है कि जब रोनाल्ड मार्च ऐसा एकदम स्ट्रेट टारगेट सामने में है, वो बिल्कुल संदिग्ध है कि उसने ही अपने चाचा का खून किया है, तो फिर पायरो इस तरह से इधर उधर हाथ पैर मार क्यों रहे हैं, टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं सबका। लेकिन वो पायरो से वादा करते हैं कि ठीक है, वो पता लगाएंगे कि ये डिब्बी कहाँ पे डिलीवर हुई थी। और इंस्पेक्टर जे बखूबी अपना काम कर दिखाते हैं। वो बताते हैं कि पेरिस में यह डिब्बी डिलीवर हुई थी और एक अधेड़ उम्र की चश्मा लगाने वाली सांवली सी औरत इस डिब्बी को लेकर गई थी। अब पायरो की अचानक से याददाश्त फिर से वापस जाती है। उनको याद आता है कि वो पर्स जिसमें से ये डिब्बी निकली थी उसमें एक चश्मा भी था, जो जिसकी पास की नज़र कमज़ोर हो चश्मा यूज़ किया जाता है, वही चश्मा था। वो कहते हैं कि हो सकता है जल्दीबाजी में जब ये डिब्बी डिलीवर की गई तो उस औरत का चश्मा भी इसके साथ में ही आ गया। साथ ही कार्लोटा एडम्स के घर पे उन्हें और भी सामान मिला था, जिसमें वो छोटा सा एक ब्रीफकेस था जो कार्लोटा उस रात को अपने साथ लेकर गई थी। उसमें सुनहरे बाल थे जो शायद उसने जब रूप धरा होगा जेन विंकल्सन का तो यूज़ किया हो, और हाइट बढ़ाने के लिए लकड़ी के गुटके जैसे मिले थे उन्हें बैग में से, कि शायद उसे कार्लोटा ने अपने हील्स के नीचे लगा के अपनी हाइट बढ़ाई हो जिससे वो जेन के बराबर लगे। लेकिन कार्लोटा ने ये सब किसके कहने पे किया था और आखिर उसकी हत्या किसने की, ये अभी तक एक राज बना हुआ था। केस अभी किसी भी तरह सॉल्व नहीं हो पा रहा था। तभी एंट्री होती है एक नए किरदार की, जिसका नाम है डोनाल्ड रॉस। डोनाल्ड रॉस भी एक उभरता हुआ कलाकार है और जो पार्टी थी उस दिन चिज़विक में जहाँ पर जेन विंकल्सन गई थी, जहाँ 13 लोग आए हुए थे, डोनाल्ड रॉस भी वहीं पर था। वो बताता है उस दिन पार्टी में आखिर क्या क्या हुआ था। वो बताता है कि जेन के लिए एक फ़ोन कॉल आई थी। जब जेन उठकर गई थी फ़ोन कॉल उठाने के लिए, तब किसी ने उससे पूछा था कि क्या आप जेन विंकल्सन बोल रही हैं। इसने कहा हाँ मैं जेन बोल रही हूँ, और फिर फ़ोन उधर से कट गया था। और पार्टी में काफ़ी चर्चा हुई थी इस बात की कि आखिर इस तरह का हॉक्स कॉल किसने किया था। डोनाल्ड साथ में ये भी कहता है पॉयरो को कि अगर उसे कुछ भी और याद आएगा उस पार्टी के बारे में तब वह उन्हें ज़रूर बताएगा। हालांकि पार्टी सबसे पहले उठ के जाने वाला वही था और सब ने तब बड़ा मजाक बनाया था कि 13 लोग बैठे हैं टेबल पे, 13 ऑन अ टेबल हैं और सबसे पहले तुम उठ के जा रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा अपशगुन होता है। कहते हैं 13 लोग की अगर पार्टी हो सबसे पहले जो उठता है उसकी मौत हो जाती है। कहते हैं पायरो कि ऐसा कुछ भी नहीं है।
पायरो धीमे धीमे जान गए थे कि जो ड्यूक ऑफ मर्टन है, जो ममाज बॉय है, उसकी मम्मी बिल्कुल भी जेन विंकल्सन को पसंद नहीं करती थी। वो किसी की कीमत पे नहीं चाहती थी कि जेन की शादी उनके बेटे से हो। हालांकि वो चाहती थी कि कार्लोटा एडम्स की शादी हो जाए उनके बेटे से, क्योंकि वो कार्लोटा को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। इधर गेरेल्डीन को दिखाया जाता है कि वो भी अपने पिता से नफरत करती थी। वो बहुत परेशान है जब से वो मरे हैं। वो कहती है कभी भी उनके पिता ने पिता होने का कोई भी फ़र्ज़ नहीं निभाया, उसकी मम्मी की कभी भी केयर नहीं की। ड्यूक ऑफ मर्टन जो थे वो बहुत ही थोड़े पुराने सोच विचार के ड्यूक थे। देखते हैं पॉयरो की वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी जो रीति रिवाज होते हैं उनको मानते हैं और उन्हीं के ऊपर वो उन्हीं सिद्धांतों पे चलते हैं। उस दिन पार्टी में से पॉयरो जल्दी लौट आते हैं और हेस्टिंग उस पार्टी में अकेले रह जाते हैं। उस पार्टी में डोनाल्ड रॉस भी था। उस पार्टी में जेन विंकल्सन भी थी। जेन विंकल्सन एक बड़ा ही भद्दा सा मजाक करती हैं पेरिस और लंदन के ऊपर, जो उनकी फूहड़ता दिखाता है। और ये बात देखकर डोनाल्ड रॉस बहुत चौंक जाता है और बहुत ध्यान से जेन को देखने लगता है। फिर वो आता है हेस्टिंग्स के बाद और पूछता है कि क्या वो पॉयरो से मिल सकता है। उसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात पॉयरो को बतानी है। हेस्टिंग्स कहते हैं कि 5 बजे तक पॉयरो वापस आ जाएंगे अपने घर, तो क्यों ना डोनाल्ड उनसे वहीं आके मिल ले। डोनाल्ड कहता है ठीक है, वो फ़ोन पर बात करेगा पॉयरो से। लगभग 4:45 बजे पॉयरो को फ़ोन आता है डोनाल्ड रॉस का। वो घर आ चुके थे तब तक। डोनाल्ड कहता है कि मुझे आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात बतानी है, उस दिन जो चिज़विक में पार्टी हुई थी जहाँ 13 लोग आए थे उसके बारे में। लेकिन तभी डोनाल्ड के घर की घंटी बजती है, कॉल बेल बजती है, कोई आया था। डोनाल्ड एक्सक्यूज़ करता है, कहता है रुकिए मैं भी आ रहा हूँ, कोई आया हुआ है दरवाजे पर। और वो फ़ोन को रख के चला जाता है। लाइन बहुत देर तक ऑन रहती है लेकिन डोनाल्ड लौट के नहीं आता। पॉयरो कहते हैं कि चलो जल्दी से डोनाल्ड के पास चलते हैं, पता नहीं वो कहाँ चला गया, इतनी देर क्यों लग रही है उसे। जब तक वो डोनाल्ड के घर पहुंचते हैं, डोनाल्ड का किसी ने कत्ल कर दिया था। वही तेज़ धार वाली छुरी जो थी वैसे ही गले पे घोंपी गई थी जैसे लॉर्ड एजवेयर को घोंप के मारी गई थी। और डोनाल्ड का राज उसके साथ ही दफन हो जाता है कि आखिर वो उस दिन पार्टी के बारे में क्या बताने वाला था पॉयरो को। पॉयरो कई बार हेस्टिंग से घुमा फिरा के पूछते हैं कि डोनाल्ड उस दिन कैसी कैसी बातें कर रहा था, वो किसको देख रहा था, लेकिन कोई भी ऐसा निष्कर्ष नहीं निकलता जिससे पता चल सके कि डोनाल्ड रॉस उनको क्या बताने वाला था। इधर मार्टिन फिर से मिलने आता है पॉयरो से। वो कहता है कि तुम लोग की इन्वेस्टिगेशन बिल्कुल गलत दिशा में जा रही है। मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि जेन ने ही अपने पति का खून किया है। पॉयरो कहते हैं कि भला वो खून क्यों करेगी, उसका हस्बैंड तो उसको तलाक देने वाला था, फिर तो उसकी शादी आराम से ड्यूक ऑफ मर्टन से हो जाती। तो मार्टिन कहता है कि ड्यूक तब भी उससे शादी नहीं करता। ये बात सुन के पॉयरो चौंक जाते हैं। वो कहते हैं क्यों नहीं करता। कहता है ये बात तुम लोग पता लगाओ, तुम लोग तो बहुत बड़े इन्वेस्टिगेटर हो। ये बोल के वो चला जाता है। अब पॉयरो को मार्टिन के ऊपर भी शक होने लगता है। आखिर वो बार बार आके अपना, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपना जो किया हुआ जुर्म है वो दूसरे के ऊपर डाल रहा है। बार बार वो शक की सुई जेन विंकल्सन के ऊपर डाल रहा था, जबकि पॉयरो समझ रहा था कि जेन जैसी बेपरवाह औरत जो थी, जो अच्छे बुरे का ठीक से भेद नहीं कर पाती थी, वो किसी का इतनी चालाकी से कत्ल कर सकती है। चिट्ठी लेकर उस दिन वो जो कार्लोटा एडम्स की चिट्ठी लेके फिर से बैठा था पॉयरो, और अचानक से वो छल पड़ता है। वो कहता है हेस्टिंग्स से कि देखो देखो, मुझे चिट्ठी में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मालूम पड़ी है। ये जो पन्ना फटा है, जो मैं कह रहा हूँ कि बहुत बेतरतीब तरीके से फाड़ा गया है, दरअसल ये बेतरतीब तरीके से नहीं फाड़ा गया, बहुत सोच समझ के फाड़ा गया है। जहाँ से पन्ना फटा था वहाँ पर लिखा था ही वॉज सेइंग समथिंग, फिर मार्टिन का शायद नाम लिखा था। लेकिन कहता है पॉयरो कि ये ही नहीं है, यहाँ पे शी लिखा था और उस नाम का जिक्र एक पन्ने पहले किया गया होगा जो पन्ना फाड़ के हटा दिया गया है। इसका मतलब कोई औरत है जो संलग्न है इस जुर्म में, और अपना नाम बचाने के लिए उसने पन्ने को इस तरह से फाड़ा है कि शी की जगह ही लगे और मार्टिन का नाम आगे लिखा हुआ है तो मार्टिन के ऊपर भी शक जाए। लेकिन इंस्पेक्टर जेब को अभी भी कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा होता है। अभी भी इस चिट्ठी में केस जैसे बिल्कुल एक स्टैंड स्टिल पे आ चुका। दिन बीतते जा रहे हैं और खूनी नहीं पकड़ा जा रहा। रोनाल्ड मार्श जो है वो अभी भी उन लोग की गिरफ्त में है। पुलिस के पूरा शक उसी के ऊपर है।
उधर पायरो एक दिन हेस्टिंग्स के संग एक पिक्चर देख के लौट रहे थे। दो लड़कियां बगल से निकलती हैं और कहती हैं कि मार्टिन ने तो बहुत अच्छी एक्टिंग की और कितना बेवकूफ़ था वो, उसे तो एलिस से पहले ही पूछ लेना चाहिए था। जैसे ही एलिस का नाम सुनते हैं पायरो, उनके दिमाग में एक बिजली कौन जाती है। एलिस एलिस दरअसल जेन की काम वाली थी जो उसके साथ उसके घर पे रहती थी। उन्हें ना जाने क्यों एलिस के ऊपर अचानक से शक जाता है, क्योंकि वो अधेड़ उम्र की सांवली और बिखरे हुए बाल वाली औरत थी जो चश्मा लगाती थी, ठीक हूबहू वैसे ही जो औरत उस दिन पेरिस में वो डिब्बी लेने गई थी जिसके अंदर वो ड्रग्स रखे गए थे। तुरंत पहुंच जाते हैं जेन के घर पॉयरो और हेस्टिंग्स, और वहाँ पर चुपचाप से वो चश्मा जो निकला होता है पर्स से, जो इन लोग को मिला था कार्लोटा एडम्स के घर पे, वो चश्मा वो बदल देते हैं एलिस के चश्मे से और उससे कहते हैं कि तुमने तो बहुत अच्छी कढ़ाई की है, ज़रा सा फिर से करके दिखाओ। एलिस तुरंत वो चश्मा लगाती, उसे कोई भी दिक्कत नहीं होती क्योंकि वो उसी का चश्मा था। और समझ जाते हैं पायरो कि एलिस ने अपनी मालकिन के कहने से ही सारा काम किया। सब कुछ पानी की तरह साफ हो जाता है, लेकिन पायरो सबको बुलाते हैं 1 घंटे के अंदर लॉर्ड एजवेयर के घर पे और कहते हैं कि वहीं पे वो खुलासा करेंगे कि किसने कत्ल किया था। वहाँ पर मिस ड्राइवर भी बुलाई जाती हैं जो कार्लोटा एडम्स की दोस्त थी। मार्टिन हीरो बुलाया जाता है, जेन विंकल्सन आती है, साथ ही गेरेल्डीन भी आती है और वहाँ पर ये बताते हैं सबके सामने पायरो कि सब कुछ पानी की तरह साफ था। शुरू से ही कातिल उनके आगे था, पेपर तक में कातिल की खबर छप चुकी थी, लेकिन तब भी पायरो इतने बेवकूफ़ थे कि उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। दरअसल जेन विंकल्सन जो थी लॉर्ड एजवेयर की पत्नी, जो कहती थी बार बार कि मैं कत्ल कर दूंगी अपने हस्बैंड का अगर उसने मुझे तलाक नहीं दिया, उसने ही कत्ल किया था अपने हस्बैंड का। उसने ऐसा क्यों किया था? क्योंकि ड्यूक ऑफ मर्टन जो थे वो बहुत पुरानी सोच वाले आदमी थे। अगर जेन का पति जिंदा होता और वो उसे डाइवोर्स दे देता, तब भी वो उससे शादी नहीं करते क्योंकि उसका हस्बैंड अभी जिंदा था। लेकिन हाँ, अगर वो मर जाता और ये विधवा हो जाती, तब वो ज़रूर एक विधवा को हेल्प करने के लिए उससे शादी कर लेते। ये बात जान गई थी जेन विंकल्सन और इसीलिए उसने पूरा प्लान बनाया कि किस तरह वो अपने हस्बैंड का कत्ल करेगी। उसने हंसी मजाक में ही कार्लोटा एडम्स को अपने जाल में फंसाया। शायद उसने असली जो मकसद था अपना कि वो कत्ल करने वाली हस्बैंड का, वो नहीं बताया। उसने सिर्फ एक एडवेंचर के रूप में कार्लोटा को उस दिन पार्टी में भेज दिया था चिज़विक कि देखो बहुत मज़ा आएगा, कोई नहीं पहचान पाएगा कि तुम हो, तुम्हारा तो बहुत नाम हो जाएगा इस चीज़ से कि तुम कितनी अच्छी मिमिक्री करती हो। कार्लोटा बेकार में ही फंस गई उसके प्लान में। वो चली गई उस रात पार्टी में और ये जो थी जेन विंकल्सन, ये पहुंच गई लॉर्ड एजवेयर के घर पे। इसीलिए वहाँ की काम वाली जो थी वो 100% श्योर थी कि उस रात उसकी मालकिन ही आई थी उसके घर पे। बहुत ही बेरहमी से लाइब्रेरी में जाकर इसने लॉर्ड एजवेयर का कत्ल किया। कत्ल करके ये चुपचाप बाहर चली गई। उसका जो बटलर था वो रात में ही जान चुका था कि यहाँ पे मालिक का खून हो चुका है, लेकिन क्योंकि उस अगले दिन ये जाने वाले थे पेरिस और बहुत सारा रुपया था उस दिन घर पे, तब उसने सोचा कि इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। उसने आगे वाले गेट की चाबी ली और सारा पैसा लेके चुपचाप बाहर चला गया रात में। इधर वो नौकरानी भी सो चुकी थी। जब ये बाहर जाता है बटलर पैसा छुपाने के लिए, उसी समय गेरेल्डीन आती है वो मोतियों का हार लेने के लिए ऊपर अपने घर से। इतनी ही देर में ये बटलर वापस आ जाता है। बटलर देखने में काफ़ी हैंडसम था, इसीलिए दूर से जब रोनाल्ड मार्श उसे देखता है तो उसे लगता है वो मार्टिन हीरो आया है और वो उसके पीछे पीछे अंदर आता है। लेकिन बटलर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है, उसका काम हो चुका था। इसलिए जब रोनाल्ड अंदर जाता है तो उसे वहाँ पे कोई नहीं मिलता, हालांकि उसके चाचा का कत्ल उस समय हो चुका था। गेरेल्डीन और रोनाल्ड चुपचाप वहाँ से वापस चले आते हैं और अगली सुबह जब काम वाली देखती है कि उसके मालिक मर चुके हैं, तब वो वहाँ पर हल्ला मचाती है कि मालिक का खून हो चुका है। इस तरह से बहुत ही चालाकी से जेन विंकल्सन ने पहले अपने हस्बैंड का कत्ल किया, लेकिन उसका काम अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि जैसे ही कार्लोटा एडम्स को अगले दिन मालूम पड़ता
कि लॉर्ड एजवेयर मर चुके हैं, वो ये राज खोल सकती थी कि किस तरह से पार्टी में वो जेन विंकलसन का रूप धर के गई थी और तुरंत जेन पकड़ी जाती। इसीलिए जेन कार्लोटा को बुलाती है एक कॉफ़ी हाउस में और चुपचाप से उसकी कॉफ़ी में वो ड्रग मिला देती है। कार्लोटा वो ड्रग वाले कॉफ़ी पी लेती है और जो पर्स था जिसमें वो ड्रग रखा था वो कार्लोटा के बैग में रख देती है। कार्लोटा घर आती है, बहुत थकी हुई लग रही थी इसीलिए वो उस दिन और सोती है। अब वो ऐसा सोती है कि अगली सुबह उठती ही नहीं है। कार्लोटा बेकार में ही जेन के जाल में फंस जाती है और मारी जाती है। अब रही बात डोनाल्ड रॉस की, उसने उस दिन जब पार्टी में जेन विंकलसन को बहुत ही फूहड़ भद्दा मजाक करते हुए देखा पेरिस और इटली के बारे में कि किस तरह से उसे कुछ भी नॉलेज नहीं है, तब वो बहुत ध्यान से जेन का चेहरा देखता है, क्योंकि जब उस दिन वो चिज़विक की पार्टी में मिला था जिस जेन से, वो ये जेन थी ही नहीं। एक तो चेहरे में कुछ ना कुछ उसको फ़र्क लगा होगा और साथ ही कार्लोटा एडम्स एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की थी, इतनी अच्छी वो पॉलिटिक्स पे बातें कर रही थी उस दिन पार्टी में। ये समझ जाता है कि कार्लोटा एडम्स जो बनकर आई थी जेन विंकलसन और जिस जेन विंकलसन से ये मिल रहा है पार्टी में, ये दोनों बिल्कुल भिन्न भिन्न पर्सनैलिटी हैं। इसीलिए पायरो को इतनी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला था, लेकिन जब ये हेस्टिंग से बातें कर रहा था कि मुझे पायरो को बहुत ज़रूरी बात बतानी है उस दिन पार्टी के बारे में, ये बात सुन जाती है जेन विंकलसन। उसे शक हो जाता है कि डोनाल्ड रॉस ने उसे पहचान लिया है, इसलिए शाम को 5 बजे आकर वो उसका कत्ल करके चली जाती है। सारे हक्के बक्के होके उसकी बातें सुन रहे थे पायरो की कि किस तरह पेपर में बिल्कुल सही खबर छपी थी कि जेन विंकलसन ही कातिल है। सब चीज़ मार्टिन उन्हें बता रहा था, लेकिन किस तरह से जेन विंकलसन ने पायरो को अपनी गिरफ्त में ले लिया था, इसीलिए पायरो को खास करके उसने लॉर्ड एजवेयर के घर भेजा था कि एक बहुत बड़ा सबूत हो जाएगा उनके पास कि लॉर्ड एजवेयर तो तलाक देने को तैयार ही थे, फिर वो क्यों खून करेगी भला जेन विंकलसन का। इस तरह से बहुत ही इंटरेस्टिंग सी कहानी ख़त्म होती है। अंत तक हम लोग नहीं गेस कर पाते कि जेन विंकलसन ही असली कातिल है। हालांकि कई बार इस किताब में जिक्र होता है कि जेन विंकलसन ने ही खून किया था, पेपर में भी उसका नाम छपा होता है, मार्टिन आके बता रहा होता है बार बार पॉयरो को। लेकिन किस तरह से ट्विस्ट एंड टर्न से भरी ये कहानी थी। ये नॉवेल मुझे पढ़ने में बहुत अच्छी लगी। आप लोग को कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें और सुनते रहें मेरा चैनल, जुड़े रहें सुनो कहानी स्टोरी समरी से। थैंक्स फॉर लिसनिंग, बाय फॉर नाउ।